नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। बायोलॉजी का जो सीरीज अपना हम लोग चला रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए और जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड में हम लोगों ने जाना था कि ब्लड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। तो आरबीसी के बारे में मैंने पहले ही बहुत डिटेल में आपको बता दिया है सब कुछ। और कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आरबीसी से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और जो मैंने बताया है उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स, इनके बारे में। ओके, और ये हैं, इन्हीं को शॉर्टकट में WBC कहा जाता है। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स, इन्हीं को शॉर्टकट में WBC कहा जाता है। और ये जो है ना, ये हमारे सोल्जर ऑफ आवर बॉडी हैं। ये हमारे शरीर के भाई सैनिक हैं, सिपाही हैं, बॉडीगार्ड हैं हमारे शरीर के। पूछ देगा कि हमारे शरीर में शरीर का बॉडीगार्ड कौन है, कौन हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, तो उनमें सबसे पहला नाम अगर किसी का आएगा तो वो आएगा WBC का। ये सोल्जर है हमारे शरीर के। ठीक है ना, तो चलिए भाई इनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं इनके बारे में। WBC का शेप कैसा होता है? जैसे हम लोगों ने आरबीसी में पढ़ा था कि आरबीसी का जो शेप होता है वो तो बाइकॉनकेव होता है, वो तो उभयावतल होता है। ठीक है, लेकिन WBC कैसा होता है? तो इसका कोई शेप जो है ना वो फिक्स नहीं है कि इसी टाइप का होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। WBC का शेप इरेगुलर होता है, अनियमित होता है। आपने पढ़ा होगा एक जीव होता है जिसको बोलते हैं अमोइबा। अमीबा जो है ये कैसा जीव है, उसका शेप भी कोई रेगुलर नहीं होता है, वो अपना शेप चेंज करते रहता है। इन द सेम वे, उसी तरीके से WBC का भी शेप जो होता है वो रेगुलर नहीं होता है, ये इरेगुलर होता है। ओके, तो WBC का शेप कैसा होगा? इरेगुलर शेप का होगा। ये लाइफ स्पैन इसका ना अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है। आरबीसी मैंने आपको बताया तो वो बताया कि वो 120 दिन उसका लाइफ स्पैन होता है, लेकिन WBC कुछ जगहों पे 1 से 2 दिन लिखा होता है, कुछ जगहों पे 3-4 दिन लिखा होता है। मैंने इसको लिखा है कि इसका लाइफ स्पैन 2 से 5 दिनों का होता है। ठीक है, ज्यादा दिन का नहीं होता है लाइफ स्पैन, छोटा लाइफ स्पैन होता है WBC का। फॉर्म कहाँ होते हैं? तो जो भी ब्लड कॉर्पल्स हैं, जो भी ब्लड सेल्स हैं, वो सारे के सारे फॉर्म एक ही जगह पे होते हैं, बोन मैरो में। सब कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। इन्हीं को हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, तो बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं इनका, ये कहाँ पे खत्म होते हैं, डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं? तो वो होता है स्प्लीन में। ये है अस्थि मज्जा, हिंदी अगर आपको चाहिए तो। बायो में तो ऐसे हिंदी कुछ ज्यादा नहीं है ना। और ये है स्प्लीन, जिसको हिंदी में पलीहा कहते हैं या फिर तिल्ली कहते हैं। और लीवर तो आप लोग ऐसे भी जानते हैं, यकृत। लीवर ही लोग ज्यादा जानते हैं, अंग्रेजी ही जानते हैं, यकृत बहुत कम लोग समझ पाएंगे। तो लीवर में जो है ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। या फिर स्प्लीन में भी ये डिस्ट्रॉय होते हैं, पलीहा में। और इनका फॉर्मेशन होता है वो होता है बोन मैरो में। ठीक है, बात करते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। WBC में टाइप होते हैं, तो WBC 5 टाइप का होता है। ये कितने टाइप के होते हैं? ये आपके 5 टाइप के होते हैं। और 5 टाइप कौन कौन से हैं? एक है इयोसोनोफिल, एक है बेसोफिल, एक है न्यूट्रोफिल, एक है मोनोसाइट और एक है लिम्फोसाइट। ठीक है ना। अब यहाँ पे इयोसोनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये जो तीनों के तीनों हैं, इनको ग्रैनुलेट्स कहा जाता है या फिर इनको ग्रैनुलोसाइट्स कहा जाता है। क्यों इनको ग्रैनुलोसाइट्स कहा जाता है, क्या रीजन है? आपसे पूछ दिया जाए कि ग्रैनुलोसाइट्स में कौन कौन आते हैं, तो ध्यान रखना ये जो फिल वाले हैं, फिल वाले कौन कौन? इयोसोनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये तीनों के तीनों आपके ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो केंद्रक होता है ना वो 1 से ज्यादा होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आप मुझको कमेंट करके बताओ कि आरबीसी में भी कुछ 2 ऐसे जीव का नाम मैंने बताया था जिनमें केंद्रक होते हैं। आप कमेंट करके बताओ
कि किन किन जीवों में आरबीसी में उनके केंद्रक होता है। नॉर्मली तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन 2 जीवों में होता है, उनके नाम आप कमेंट करके हमको बताओ। ये डब्ल्यूबीसी की जो बात है, तो इनमें केंद्रक होते हैं। केंद्रक एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक से ज्यादा होगा तो उसको ग्रेन्युलोसाइट्स कहेंगे, और अगर एक ही केंद्रक होगा तो उसको अग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा कर लें कि इनमें छोटे छोटे कण होते हैं, जिसके कारण से इनको, जिनमें कण होता है उनको ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, और जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, जिनमें वो कण नहीं होते हैं, उनको ये अग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। तो किनमें नहीं होते हैं वो कण, एक तो मोनोसाइट में नहीं होता है, एक लिम्फोसाइट में नहीं होता है, और इनमें केंद्रकों की संख्या 1 होती है, इनमें केंद्रकों की संख्या 1 से ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों और ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, ये जो है ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि इओसोनोफिल और बेसोफिल क्या करते हैं। तो देखो, जहां तक इओसोनोफिल की बात है, कभी कभी हम गंदी वाली जगहों पे जाते हैं तो हम लोगों के मतलब सांस के माध्यम से, नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से डस्ट पार्टिकल्स हमारे शरीर के भीतर चले जाते हैं। तो जब हम लोगों के शरीर के भीतर डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं, तो ये इओसोनोफिल जो है, ये एक केमिकल सब्सटेंस है, एक केमिकल पदार्थ है जिसका नाम है हिस्टामिन। ये हिस्टामिन नाम का केमिकल पदार्थ इओसोनोफिल रिलीज करता है, और ये बेसोफिल से रिलीज होता है, और इओसोनोफिल इसको एक्टिवेट कर देता है, इओसोनोफिल को ये जा करके, और फिर ये दोनों मिल करके काम करते हैं। किसके खिलाफ में? एलर्जी के खिलाफ में। एलर्जी हो जाती है, कहने का मतलब जब आपके भीतर डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं ना, तो हम लोगों को खांसी वगैरह हो जाता है, ठीक है ना, एलर्जी हो जाती है। किस कारण से? डस्ट पार्टिकल के जाने से। तो डस्ट पार्टिकल से खांसी होगी, तो खांसी होना इतनी खराब भी बात नहीं है। खांसी हो रही है तो इससे क्या होगा, आपके शरीर के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स खांसी के माध्यम से आपके शरीर से बाहर चले जाते हैं। छींक आती है तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपके जो है नाक से, आपके शरीर से वो क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। और इसको बाहर करने में किसका योगदान होता है? इस हिस्टामिन का। और ये आपका, ये इसमें कौन मिलके काम करते हैं? ये इसमें बेसोफिल और इओसोनोफिल मिलके काम करते हैं। तो आपने समझा कि अगर हमारे शरीर में कोई निर्जीव वस्तु है, उससे शरीर को कुछ हानि हो रही है, तो उससे शरीर को कौन बचाते हैं? इओसोनोफिल और बेसोफिल बचाते हैं। आगे बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल क्या होते हैं? देखो, हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी है, एक तो इनकी संख्या बड़ी कम है। 600 आरबीसी होंगे तो 1 डब्ल्यूबीसी होता है। मतलब आरबीसी से देखो कितना कम है, 600 अनुपात 1 का अनुपात है। रेशियो जो है इसका वो 600:1 है। ये 1 का रेशियो है 600 पे। तो एक तो ये बहुत कम है, लेकिन जितने भी हैं 10-12 हजार जो भी हैं हमारे शरीर में, तो वो जो भी होते हैं आपके, ये जो है आपके डब्ल्यूबीसी, इन डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा कौन है? मान लो 5 कण है ना जी, डब्ल्यूबीसी में 5 भाग हैं, इओसोनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो इनमें सबसे ज्यादा कौन सी चीज है? तो इनमें सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी में क्या है? वो आपका है न्यूट्रोफिल। ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? न्यूट्रोफिल का। ये लगभग 60 से 70% डब्ल्यूबीसी का होता है। आई बात समझ में? न्यूट्रोफिल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे शरीर में बैक्टीरिया को मारता है। ये बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में जाते हैं ना, तो ये बैक्टीरिया के सेल को खा जाता है, ठीक है ना। ये मतलब बैक्टीरिया को ही खा जाता है, ये उसको खत्म कर देता है। और ये जो क्रिया है इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो आपसे कोई पूछे कि फैगोसाइटोसिस की जो क्रिया है, फैगोसाइटोसिस क्या है? दिस इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होती है? जिसमें सेल ईटिंग की चीज होती है। मतलब सेल ईट कर लिया जाता है न्यूट्रोफिल के द्वारा। ये कोशिका को ही खा जाता है। किसकी कोशिका को?
बैक्टीरिया के कोशिका को, उसको मार देता है ये। तो ये जो सेल ईटिंग है जिसको फैगोसाइटोसिस कहा जाता है, ये कहां पे होती है? ये न्यूट्रोफिल में होती है, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा बायो का। इसके बाद आगे अगर हम लोग बात करें तो मोनोसाइट के बारे में हम बात करें तो मोनोसाइट जो है, ये जो WBC में ये पांचों हैं उसमें ये सबसे बड़ा जो है ये आपका WBC है। देखो इनकी संख्या ज्यादा होती है, लेकिन साइज किसका बड़ा होगा? तो साइज बड़ा होता है मोनोसाइट का, ठीक है ना। मोनोसाइट साइज में बड़े होते हैं, ये लार्जेस्ट WBC होते हैं। ये भी क्या करते हैं? ये भी हानिकारक जीवाणुओं को मारते हैं। और एक है आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भाई ये शरीर में बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। कोई भी बीमारी अगर आपको होगी ना, तो अगर एंटीबॉडीज आपके शरीर में नहीं बनेगा तो फिर वो बीमारी ठीक नहीं होगी। बीमारियों के ठीक होने के लिए, कोई भी डिजीज हो रही है उसके ठीक होने के लिए एंटीबॉडीज का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एंटीबॉडीज कब बनेगा, कहां बनेगा? ये लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडीज बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये लिम्फोसाइट ये आपके स्मॉलेस्ट WBC हैं, ये सबसे छोटे वाले WBC होते हैं। बड़े वाले कौन होते हैं? मोनोसाइट। और छोटे वाले WBC कौन होते हैं? लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। और एक बीमारी होती है जिसको आपने सुना होगा, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म होती है, ये HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होता है एड्स। तो जो HIV वायरस है जिससे एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये जो बीमारी है, इस बीमारी में होती क्या है कि लिम्फोसाइट का नंबर घट जाता है। भाई बहुत दिक्कत वाली चीज है ना, कि ये लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडीज बनाता है, अब बताओ इसका ही नंबर घट जाएगा तो एंटीबॉडीज ही नहीं बनेंगी। और जब एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी तो आपको कोई भी बीमारी होगी वो ठीक ही नहीं होगी। एड्स के साथ सबसे बड़ा लफड़ा ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी एंटीबॉडीज ही नहीं बनने देती हैं ये। तो एंटीबॉडीज जब नहीं बनेगी तो बीमारी ही ठीक नहीं होगी, कोई भी होगी तो। बुखार भी हो गई तो वो भी ठीक नहीं होगी, खांसी हो गई नहीं ठीक होगी, कोई भी बीमारी हो रही है ठीक ही नहीं होगी, क्योंकि एंटीबॉडीज ही नहीं बनेगा एड्स में। तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। इसलिए लिम्फोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट। तो ये चीजें हैं आगे, है ना, और भी डिटेल्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आई थिंक ये पर्याप्त है, एनफ है आपके लिए, ठीक है ना। और WBC से लगभग इससे ज्यादा क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन क्वेश्चन है। अब किस लेवल है, मान लो अब नीट का लेवल होगा तो वहां तो भाई बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे ना, जाहिर सी बात है। तो अगर आप कोई बायो स्पेसिफिक एग्जाम अगर दे रहे हैं, नॉर्मल एग्जाम दे रहे हैं, SSC दे रहे हैं या नॉर्मल रेलवे दे रहे हैं, इन सब एग्जाम में इससे ज्यादा WBC से क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन कोई अगर डॉक्टर वाला लाइन का एग्जाम है भाई, फिर तो वहां थोड़ी सी इससे और डिटेल में आपको पढ़नी पड़ेगी, इतना से कुछ काम होने वाला नहीं है। फिर भी थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं, और इसी तरीके से हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।